नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 14 नवंबर 2021 के तीनों पारे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट में पूछे गए 95 जीके के सवाल। यहाँ पर 120 में से नहीं, प्रत्येक सेट में जो 40 सवाल पूछे जाते हैं जीके के, तो टोटल 120 क्वेश्चन में से 95 एग्जैक्ट हो वो सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि आज बहुत से कैंडिडेट लास्ट तक सवाल भेज रहे थे, इसलिए ये ज़्यादातर सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल सेट की एक साथ मिल जाती है। इससे प्रीवियस जो यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी वहाँ पर अवेलेबल है, और अन्य इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं सेकंड सेट में पूछे गए जीके के सवाल, उसके बाद देखेंगे थर्ड सेट में, और लास्ट में देखेंगे पहली सेट में पूछे गए जीके के सवाल। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेकंड सेट के सवाल सेंड किए हैं, और इन सभी कैंडिडेट ने जो थर्ड सेट के सवाल हैं वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेकंड सेट की। 40 में से 38 सवाल मिल चुके हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ऑल इंडिया में एग्जाम से पहले क्या रैंक आ सकते हैं, या फिर कौन सा सेक्शन वीक है, मॉक टेस्ट से आप उसको बूस्ट कर सकते हो। इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत ये जो डील है ग्रैब कर सकते हो। इसमें आपके 12 मंथ के बजाय अभी 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, और यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद इस डील को आप 280 रुपये में डिस्काउंट डील के तहत ये फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, नहीं एक ही पास में ये मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हो रहे हैं। टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक ऐप, वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड से आप फायदा उठा सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न या फिर डैशबोर्ड पर ये आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आज आपके सवाल पूछे गए। शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट के सवालों के साथ। पहला सवाल लिखिएगा, आर्टिकल 39A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39A से पूछा गया, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से, सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, ये आर्टिकल 39A के अंतर्गत बताए गए हैं। यदि आपको पूछ रहे हैं आर्टिकल 39 न कि 39A, तो आर्टिकल 39 यानी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन, साथ ही साथ पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के यहाँ पर अधिकार है, वो आर्टिकल 39 में है। नेक्स्ट वाले, किस देश के बिल ऑफ राइट्स में संविधान के पहले 10 संशोधन शामिल है? यानी संविधान के जो 1 से लेकर 10 संशोधन हैं वो है बिल ऑफ राइट्स हैं, ये यूनाइटेड स्टेट के हैं। तो यूएस के जो बिल ऑफ राइट्स में क्या है, संविधान के पहले 10 संशोधन शामिल है। अगला सवाल, राज्य महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? राज्य महाधिवक्ता है, इनको राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकते हैं। यदि आपको पूछ ले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनको कौन हटा सकते हैं, तो मानवाधिकार आयोग, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर अन्य सदस्य हैं, नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ये थोड़ा आप अंतर याद रखना है, थोड़ा अलग से, क्योंकि राज्यपाल इनमें से हटा सकते हैं महाधिवक्ता को, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। और वर्तमान में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया, इनके चेयरपर्सन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। और एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन हैं उनका जो टेन्योर रहता है, कार्यकाल है, वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो हो जाएगा। मीराबाई जो दोए हैं, मीराबाई के पद है वो किस भाषा में है? ये इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। और वैसे मीराबाई की बात करें तो इनके जो दोए हैं या फिर पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचे होते हैं। अगला सवाल है, केरल का जो सबरीमाला मंदिर है, केरल में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 आयु वर्ग की लड़की या फिर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला जो मामला था, केस था, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट क्या पूछा गया था आप कमेंट करके बताना। यदि केस से पूछा गया है तो ये 2006 में राज्य की यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, और 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है वो दे दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान की आत्मा कहा गया है वो आर्टिकल 32 को कहा गया है, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और यदि आपको पूछ लें कि संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसने बताया है प्रस्तावना को, तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, और भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था।
किशोरों को किस समय सीमा में काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये कुछ कानून हैं। किशोर यानी बात हो रही है यहाँ पर जो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चे हैं। वैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया गया है, बिल्कुल जो फैक्ट्री कानून 1948 भी बताता है। लेकिन 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं यानी किशोर की बात करें तो उन्हें काम पर नहीं रख सकते। वो जो टाइम है वो है शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक है। वो इस कानून में बताया गया है कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं वो शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्यमों में मदद नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे यहाँ पर किशोर को एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की इजाज़त रहती है। ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 वाला है। और बच्चे स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही पारिवारिक उद्यम में मदद कर सकेंगे और शाम 7 से वो भी सुबह 8 बजे तक ये किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ किशोरों के लिए कानून। और जो फैक्ट्री कानून 1948 वाला है वो बताता है कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तक ही तय की गई है और रात में उनके काम पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर सरोजिनी नायडू हैं जो आपको पता होना चाहिए भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू है जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी। तो उनका कार्यकाल राज्यपाल कर रहा है वो पूछा तो 1947 से 1949 तक रहा है। अगला सवाल राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस आर्टिकल में वर्णित है। विधानमंडल का पूछा गया है तो राज्य के विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 में आपको वर्णन मिलता है 168 में। राष्ट्रपति योग्यता के लिए न्यूनतम आयु है वो आपको पूछा तो 35 वर्ष राष्ट्रपति योग्यता के लिए न्यूनतम आयु है। और अन्य में बात करूं लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, एमएलए के लिए 25 वर्ष है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए ये 21 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड है विभिन्न भाषाओं में दिए जाते हैं। तो 2019 में आपको हिंदी का पूछा है तो हिंदी का ये दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। उनकी जो पोइट्री है छीलते हुए अपनों हेतु जो रचना हेतु नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 जो हिंदी का दिया गया है। बाकी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 में इंग्लिश का शशि थरूर को दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी रचना है शशि थरूर की। बंगाली का किसे दिया गया है तो ये दिया गया है दोस्तों चिन्मय गुहा को दिया गया है। गुजराती का इस प्रकार, कन्नड़ का, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है तो अलग अलग की राय है। जैसे कि गियर्सन बताते हैं कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति है वो दोस्तों अर्धमागमी अपभ्रंश से मानते हैं। इसी प्रकार धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि इसकी जो अपभ्रंश हुआ है वो मागधी से हुआ है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल रिपीट होता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है 2010 का। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है जो कि 6 जुलाई 2018 से कंटिन्यू है। तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 वाला है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर द नेशनल कमीशन फॉर एससी हैज़ टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द। तो जो राष्ट्रीय एससी आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट एनसीएससी के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का जो नाम है ये दोस्तों पटना बिहार में है जो कि 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ इसे जनता के लिए खोला गया था। पटना बिहार में है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो प्रेरी घास के मैदान है वो कहाँ पर है। तो प्रेरी घास के मैदान आपको पूछा है तो ये दोस्तों हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। तो विभिन्न घास के मैदान जैसे स्टेपी, पंपास, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेपी है ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाया जाता है। पंपास दोस्तों दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, ये इसमें भी सूडान में पाया जाता है। और जो प्रेरी आपको पूछा है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले घास के मैदान है। वेल्ड बहुत बार एग्जाम आता है, वेल्ड जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में, ये ऊपर वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी आपको जानना अनिवार्य है। लानोस घास के मैदान है वेनेजुएला में। कैंपास है ब्राजीलियन उच्च भूमि। सेल्वास अमेजन बेसिन सेराडो ब्राजील में है ये घास मैदान। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स बहुत बार आता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है।
पुस्ताद हंगरी में, पटाना श्रीलंका में, पोकलैंड दक्षिण अफ्रीका, ये भी प्रीवियस एग्जाम आ चुका है, और कंपोज है ब्राजील में। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 सीटें हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन वाली हैं। इस सीटों का जो 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में इसके आरक्षण को समाप्त किया गया है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है वो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है वो महाराष्ट्र में 48 सीट है। जो 552 अधिकतम लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, इसमें से 530 तो ये भारत के जो सभी राज्य हैं उनकी तरफ से हैं, और 20 सदस्य हैं ये उस केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो बात करूं यहाँ पर रिजर्व सीट की, तो 131 सीट है रिजर्व हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है शेड्यूल्ड कास्ट को, और जिसमें 84 सीट है ये शेड्यूल्ड कास्ट की। 131 सीट जो टोटल है ना, उसमें से 84 है शेड्यूल्ड कास्ट की, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब की वो 47 सीट्स हैं। ये एसएससी 2020 के एग्जाम आया हुआ सवाल है। विशाखा गाइडलाइन से संबंधित आपको पूछा है, तो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे, वही गाइडलाइन जिसे विशाखा गाइडलाइन बोला जाता है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये 1997 में गाइडलाइन जारी हुई थी, विशाखा गाइडलाइन। नेक्स्ट सवाल, भारत में आयात निर्यात को कौन नियंत्रित करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, ठोस में होने वाला ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ठोस में जो हीट फ्लो होता है वो दोस्तों कंडक्शन यानी चालन कहलाता है। तो ठोस में कंपन के द्वारा, जैसे यहाँ पर आपने तापमान दी, ऊष्मा दी, तो कंपन करेंगे, ये ऊष्मा पाकर दूसरे अणु के पास ऊष्मा चली जाएगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गमन करेंगे, लेकिन कंपन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन विधि है वो स्पेशली ठोसों में रहती है। और दरों में आपको लिक्विड में पूछ ले ऊष्मा का स्थानांतरण है, तो लिक्विड में होता है सहवन विधि से। इसमें अणु है वो अपना स्थान बदल देते हैं। जैसे कि आप गर्म कर रहे हो किसी भी बर्तन में पानी को, तो नीचे आप भाप दे रहे हो, वो तो जारी है विकिरण विधि से, यानी जो आप ज्वाला दे रहे हो, ठीक है, अग्नि दे रहे हो, वो विकिरण विधि से। और लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले जो जल के अणु है वो गर्म होंगे, तो वो गर्म होकर क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जा रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। ऊपर वाले जो ठंडे हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, ये सहवन विधि हो जाएगी। एक दोस्तों विकिरण होती है, जैसे सूर्य से प्रकाश से एनर्जी आ रही है, तो विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हो जाएगा आपके हीट फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात करें तो उसमें 10% का नियम आता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है। ये नियम दिया था दशांश का लिंडमैन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हर अगले जो पोषण स्तर की बात कर रहे हैं, हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, और अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है। 100% यदि ऊष्मा है और अगला स्तर पर जा रहे हो तो वो आपके 10% ही ऊष्मा जाने वाली है। तो ये एनर्जी फ्लो है, इसे कैलोरीफिक फ्लो भी कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। इनका जो शासनकाल रहा वो 1837 से 1857 तक रहा है। और अंग्रेजों के द्वारा एग्जाम आया हुआ सवाल है, जो मुगल रूरल बहादुर शाह जफर हैं, इन्हें कहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो रंगून में बंदी बनाया गया था, और बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ये 7 नवंबर 1862 को इनकी मौत हो गई थी। अगला सवाल, किस देश में टाइगर और लायन हैं? ये दोनों प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। तो एकमात्र देश, 2021 तक भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जंगली शेर और बाघ दोनों हैं। और ये कहाँ पर? जंगल में। विशेष रूप से एशियाई शेर और बंगाल के बाघ ये एक ही क्षेत्र को साझा नहीं करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आवास है, यानी एकमात्र देश भारतीय है जहाँ पर ये जंगल में प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1687। तो ये भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास नगर निगम 1687 में स्थापित किया गया था। हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। किस विटामिन की कमी से नवजात शिशु की हड्डियों का विकास रुक जाता है? विटामिन डी या फिर जो कैल्शियम की कमी से होता है ऐसा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये सभी आपको पता ही होगा मौलिक कर्तव्य। यूडब्ल्यूएसआर और ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संस्थात्मक शासन प्रणाली, ये विदेशी स्रोत है संविधान के। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1939 को पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है। तो 26 जनवरी 1949 को ये एडॉप्ट किया गया था, और इसीलिए 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में
घोषित किया गया है। नेक्स्ट वाला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? तो उस यहाँ पर उच्च न्यायालय का पूछा है ना आपको, तो ये हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आर्टिकल 217 में वर्णित है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल 126 बताता है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, और 127 यानी सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर आर्टिकल 127 में है। और 124 है उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में? तो ये आर्टिकल से काफी सवाल आए हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है वो आर्टिकल 163 हो जाएगा। 153 है, राज्यपाल की बात हो रही तो आर्टिकल 153 है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 154 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और 155 है, राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद आर्टिकल 163 हो जाएगा। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण है वो आर्टिकल 243, इसमें भी अलग अलग पार्ट है, तो 243 में द और उसमें पार्ट 4, तो ये है आर्टिकल जिसमें पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण से संबंधित है। और बाकी यहाँ पर अन्य में पंचायती राज के आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 243(5)(3) के अंतर्गत महिलाओं की सदस्यता, और आर्टिकल 243(4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 243 घ क्या बताता है कि इसमें उपबंध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, आर्टिकल 243 घ में है। फिर मैं बात करूं संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम है जिसमें पंचायत के बारे में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो अप्रैल 1993 को। तो पंचायत के विभिन्न स्तर पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 1/3 जो संविधान में बताया गया था, लेकिन काफ़ी राज्य में ये 50% भी है। अगला सवाल यहाँ पर गावी यानी ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। तो गावी वैक्सीन एलियंस की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर आपको पूछा गया है स्क्रैप बुक फीचर किस सोशल नेटवर्किंग साइट का है? तो स्क्रैप बुक फीचर है फेसबुक का। स्क्रैप बुक यानी फेसबुक, ये फीचर आपके बच्चों की फोटोज़ को एक जगह इकट्ठा करने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर में कितने परसेंटेज पर पदोन्नति से भरे जाते हैं? एसआई की जो वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें 50% सीधी भर्ती से और 50% है वो पदोन्नति से होता है। तो ये नियम बताया हुआ है। आरक्षी में तो डायरेक्टली क्या ही पदोन्नति होगी, सीधी भर्ती से ये 100% भरे जाते हैं आरक्षी। और फिर यहाँ पर उप निरीक्षक के हो जाएंगे 50% है। तो ये नियम आप देख सकते हो। न्यायालय ने किस जनहितवाद में फुटपाथ पर होने वालों के हितों में निर्णय लिया था? तो फुटपाथ पर सोने वालों के हितों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उससे संबंधित एग्जैक्ट सवाल क्या था आप कमेंट करके बता सकते हो। जिनको भी याद है ये फुटपाथ वाला कौन सा केस है, तो ये भी केस वाला सवाल पूछा गया है जिसमें ऑप्शन 1 परमानंद कटारा भी दिया गया था। तो परमानंद कटारा बनाम भारसंघ वाला जो केस है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। इसमें चिकित्सा का अधिकार मूल अधिकार बताया गया है। कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल है इलाज के लिए ये कहकर मना नहीं कर सकते कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस के पास जाइए। कितने महीनों से कम काम मिलने वालों को मौसमी बेरोजगारी में शामिल किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिनको इसका आंसर पता है मौसमी बेरोजगारी की संबंधित है। कितने महीनों से कम काम, यदि 12 महीनों में काम मिलता है तो वो मौसमी बेरोजगारी नहीं होगी, तो 12 मंथ तो नहीं होगा। 12 मंथ से कम यदि काम मिलता है उस केस में, यानी 12 मंथ 1 वर्ष में पूरे दिन काम नहीं मिलता, उसी केस में मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। और तो कृषि के केस में यदि कृषि के जो 3 महीने हैं उस समय ही बेरोजगार रहता है, बाकी बेरोजगारी है। तो ये कितना मंथ है उससे कम काम मिलने पर ये इस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, वो पूछा है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ग्लोबली नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वैसे हरित क्रांति की भारत में जो शुरुआत है 1966-67 में हुई थी और प्रारंभ करने का श्रेय है वो तो ग्लोबली नॉर्मन बोरलॉग को है, लेकिन भारत में इसका जनक है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज कॉल्ड कंगारू बेबी नेम? कंगारू के बच्चे का नाम है वो है जोई, ठीक है। और अंतिम सवाल यहाँ पर देखते हैं सेकंड सेट का, वो है भारत में कारागार शांति या फिर सांख्यिकी इन दोनों में से पूछे गए, ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? कमेंट करके बता सकते हो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट एग्जैक्ट क्या सवाल था। अब कंटिन्यू करते हैं थर्ड शिफ्ट के सवाल। तो स्पेशल थैंक्स इन कैंडिडेट का जिन्होंने ये रियल और ऑथेंटिक सवाल सेंड किए। और ये देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के जो सवाल मिले हैं। ट्विटर की स्थापना आपको पूछी 2006 में, 21 मार्च 2006 को ट्विटर के जो आपको पूछा है कब फाउंड हुआ है, 21 मार्च 2006 को जैक डोर्सी के द्वारा। फेसबुक का पूछ रहे तो 2004 को, 2 साल पहले ही फेसबुक की स्थापना है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, फेसबुक के संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम 2010 में, यूट्यूब 2005 में और व्हाट्सएप
2009 में ये फाउंड हुए हैं। मोटर वाहन अधिनियम है वो जैसे 2019 वाला संशोधित हुआ है, वो किस में संशोधन किया गया है, तो ये 1989 वाले अधिनियम में संशोधन हुआ है। तो मोटर वाहन जो मूल अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, वो 1989 वाला है, और 2019 में ये नया मोटर वाहन अधिनियम यानी इसका संशोधन हुआ वो 1989 वाले में हुआ है। भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू है, तो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कानून है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं ये आप देख सकते हो, ये सभी साइबर अपराधों से संबंधित हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम यानी 2005 वाला अधिनियम है, तो स्वीकृत हुआ था 13 सितंबर 2005 को, लेकिन जो प्रभावी हुआ है या फिर शुरू किया गया है वो 26 अक्टूबर 2006 से। 3 तलाक किस वाद से संबंधित है, तो शायरा बानो बनाम भार संघ वाला सवाल पूछा है। 3 तलाक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को शायरा बानो बनाम भार संघ वो अन्य जो मामला है इसमें फैसला सुनाया और बताया कि मुस्लिम पति के द्वारा असंवैधानिक रूप से सुनाए गए तात्कालिक और अपूरणीय तलाक के प्रभाव वाले जो तलाक ए बिद्दत या फिर इसी तरह के किसी अन्य तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। 3 तलाक वाला केस है शायरा बानो बनाम भारत संघ वाला। और बाद में ट्रिपल तलाक कानून भी आया है जो कि केंद्र सरकार ने जुलाई 31 2019 को पारित किया है, और इस कानून में 3 तलाक को आपराधिक बनाने और उस हेतु 3 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। स्वाइन फ्लू का वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि 2009 में स्वाइन फ्लू पेंडेमिक आई थी, उसका वायरस था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। अगला सवाल देखते हैं, निर्यात तत्परता सूचकांक है वो कौन जारी करता है, तो नीति आयोग, और नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से ये निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है। 2020 में निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान है वो दोस्तों गुजरात को मिला है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में फर्स्ट स्थान पर गुजरात आया है, उसके बाद है महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इरिसवाल है, इनेमल हो जाएगा जो कि दांतों का ऊपरी भाग है, इनेमल जो सबसे कठोरतम भाग है। GATT के स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय संघ को स्थापित किया गया है, गेट के स्थान पर अभी है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सन 1948 से ITO को ही गेट के नाम से जाना जाने लगा है। उसके बाद WTO फ्रेमवर्क के तहत ये प्रभावी है। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वस्तु को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र हैं जिसमें कच्चा माल है जो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल वगैरह आ जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से वस्तुएं रहती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इन्हीं वस्तुओं का विनिर्माण होता है जो उद्योग में जाती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में जैसे विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र बोला जाता है। तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है जो कि ये सभी वस्तुएं हैं आगे जाती हैं, परिवहन होता है, व्यापार होता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े नियमों को लागू किया था। जजिया कर किसने खत्म किया था, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। दोबारा उन्होंने 1575 में पुनः लागू किया और फिर 1980 में दोबारा समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन नामित हैं, एक एंग्लो इंडियन नामित हो सकते हैं जो भी विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा है, तो एक एंग्लो इंडियन है। वो क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा में अधिकतम एक सदस्य नाम निर्देशित करने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास रहता है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 403 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत है वो एक एंग्लो इंडियन है, जिसका अभी 104वां संविधान संशोधन के तहत है वो भी आरक्षण समाप्त कर दिया है। मौलिक कर्तव्य का किसे पालन करना चाहिए, तो भारतीय नागरिक, विदेशी, इस प्रकार सवाल दे रखा था। मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय नागरिक से संबंधित हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में वर्णित है। अगला सवाल है, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल कहां पर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आर्टिकल 239 डबल ए से सवाल पूछा गया है, तो आर्टिकल 239 डबल ए है वो दिल्ली से संबंधित है। तो दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। उपराज्यपाल की बात हो रही जो कि मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। यदि कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, परंतु ये अपवाद बिल्कुल दुर्लभतम श्रेणी का
होना चाहिए। तो ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत आर्टिकल 239 को जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं, नाटो का 30वां सदस्य, नाटो के टोटल 30 सदस्य देश है, तो नाटो का जो 30वां सदस्य है वो कौन सा देश है? नॉर्थ मैसिडोनिया है। ये 27 मार्च 2020 को 30वां या फिर अंतिम देश सदस्य देश बना है नाटो का। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1949 में 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 22 से स्टेटमेंट दे रखा था, जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य समझौता हुआ है? तो लखनऊ समझौता से सवाल पूछा गया है। 1916 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। ये समझौता 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया है। और जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल है एक साथ आ गए थे, जो इससे पहले सूरत अधिवेशन 1907 के समय इनका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में दोनों एकजुट हो गए थे इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी के बाद नमक सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी खुद ने तेब जी को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद मई 1930 में नमक सत्याग्रह के नेता के रूप में उनकी जगह लेने के लिए नियुक्त किया है। और गांधी जी ने तेब जी को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा है। 8वीं अनुसूची में संविधान की कौन सी भाषा नहीं है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो देख लीजिएगा। इसमें जो भी नहीं होगी ऑप्शन वो आपको करेक्ट करना था। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथिली, मलयालम, मिथई और मराठी है, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। और इनमें भी शुरुआत में 14 भाषा थी, बाद में और ऐड हुई है। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत, कोंकणी, मैती और नेपाली को 1972 में 71वें संविधान संशोधन के तहत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। और साथ ही साथ ओडिया नाम है, इसको 2011 में 96 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ओडिया द्वारा यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया है। उड़िया है वो ओडिया द्वारा। अगला सवाल है, वेयर इज कैलाश पीक है? कैलाश पर्वत है, ये कैलाश रेंज में, इस कैलाश पर्वत जो इसकी पीक है कैलाश रेंज की, ये 6638 मीटर की। ये कहाँ पर है? चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नागरी प्रांत में ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। विच रिलीजन ओरिजिनेटेड इन इंडिया है, यानी किस धर्म का ओरिजिन है वो भारत से हुआ है, तो हिंदूज में हिंदू हो जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम पारी के पूछे गए जीके के सवाल है, ब्रीफली कवर करूंगा क्योंकि इससे पहले आपका अलग से वीडियो आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो सवाल मेरे हैं 30 सवाल 40 में से वो देख लेते हैं। तो इन सभी कैंडिडेट का धन्यवाद जिन्होंने प्रथम पारी के सवाल सेंड किए हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पारी का पहला सवाल है, वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्य में एक और क्लोज यानी 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया है? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। और ये 2002 आपको दे रखा था, 86 करेक्ट करना था। जो 51A के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो पहले J तक थे, उसके बाद K को ऐड किया गया है, जिसमें 6 साल से 14 साल की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इनके माता पिता या अभिभावक या संरक्षक हैं, वो उन्हें बच्चों को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये 11वां ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। बाकी इसी संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार है वो 21A में है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारतीय आयोग जो बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो ये कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि 2005 वाला अधिनियम है और 2007 में लागू किया गया है। वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो राइट्स हैं, इनके चेयरमैन है वो प्रियंक कानूनगो है। अगला सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो कि सेकेंड सेट में भी महाधिवक्ता है, इनसे पूछा गया है। तो इनका आर्टिकल कौन सा है महाधिवक्ता का, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? आर्टिकल 165 है। नेक्स्ट यहाँ पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1989 वाला एक्ट याद रखना है। SC/ST का जो अत्याचार निवारण एक्ट है वो 1989 का। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस बुक्स के उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय है।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये 1973 का केशवानंद भारती वाला मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बैरूबेरी वाले मामले में बताया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं करने हेतु कौन सा केस चला था? तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है, जो कि संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं करने हेतु ये केस चला था, जो कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन संविधान संशोधन में भी कुछ नियम है जिसमें संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी के द्वारा ये जारी की जाती है। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917 वाली जो क्रांति है, इससे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो रूसी क्रांति से। यदि आपको पूछ लें जो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार भी है, ये आदर्श है फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं और रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं। अगला सवाल नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर प्रथम बारी का मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार का ब्लास्ट श्रम प्रतिषेध किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 से पूछा गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 24 में भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो किसी कारखाने या फिर खाने में काम नहीं कर सकते हैं। व्हेन वाज द नेशनल पुलिस कमीशन? राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना है 1977 में की गई थी, जो कि धर्मवीर हैं ये पहले अध्यक्ष थे। तो धर्मवीर जो कमीशन भी बोला जाता है, 15 नवंबर 1977 को नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं और ये 12वीं अनुसूची 1992 जो 93 में लागू हुई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई है। अगला सवाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण से हटाने की अनुमति दी जो एक सुविज्ञ निर्णय करने की स्थिति में नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की मान्यता दी है वो अरुणा शानबाग का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में यह अनुमति दी थी अरुणा शानबाग के केस में। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में किस धारा के तहत स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी 2 से अधिक लोग पर होने पर 2000 रुपये का जुर्माना है? तो ये कौन सी धारा के तहत ये जुर्माना है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति हैं मोटर बाइक पर नहीं बैठ सकते हैं? जो नया मोटर वाहन अधिनियम है धारा 194C के तहत ये जुर्माना लगता है। धारा 181 अन्य जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा है वो भी आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप जान लेना, PDF फाइल में आपको मिलने वाली है। धारा 181 है बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 का। धारा 185 है शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना रहता है जो 10,000 रुपये का। इसी प्रकार सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना वो 194B वाली धारा है, इसके अंतर्गत आता है। और जो इससे पहले आपको पूछा गया था 199 वाली जो नाबालिग यदि वाहन चलाते हैं उस केस में 25,000 का जुर्माना है, धारा 199 है ये। अगला सवाल है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी है प्राइमरी में रैम रोम आती है, सेकेंडरी में जो स्थायी मेमोरी है वो मैग्नेटिक टैप, CD है, फ्लॉपी हार्ड डिस्क वगैरह है। मरे हुए पौधे, जानवर है या फिर अन्य कोई दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व हैं, उन तत्वों के द्वारा कुछ जीव अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार का जो पोषण करते हैं वो कौन से हैं? मर्तोपजीवी पोषण कहलाता है, जिसे सैप्रोफाइटिक पोषण बोला जाता है। किस देश है ने अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता की है? तो अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके शासी निकाय के अध्यक्ष रहे हैं वो भारत देश के श्री अपूर्व चंद्र रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भीड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला है, उसकी शुरुआत 1948 में की थी। पुणे के 1848 याद रखना है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ये पुणे के भीड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था 1848 में। और जो सावित्रीबाई फुले हैं इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है कि 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। यदि आपको पूछ लें भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा, तो वो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी है, जिसके संस्थापक हैं महर्षि डॉक्टर धनदोकेश्वर खारावे हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र में जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई है? ये 1887 में की गई है। जापान की मीनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण? पारा HG पारद विषाक्तता है ये मीनामाता रोग। OTT की फुल फॉर्म ओवर द टॉप हो जाएगी। रेड क्लिफ लाइन किनके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। मैकमोहन है चाइना और इंडिया के मध्य। भारत खाद्य निगम जो FCI है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक्ट भी है FCI का, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट है वो 1964 वाला है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड डैम बहुत बार एग्जाम आया हुआ है और कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड डैम है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन पर आधारित है, टोटल 61 विषय है राज्य सूची के। विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? संसद के द्वारा विधान परिषद है, इसका गठन और भंग किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कितने बच्चों के लिए आयकर में कुछ छूट मिल सकती है? 2 बच्चों तक की छूट मिलती है। और ये कुछ सवाल हैं जो प्रथम पारी के अस्पष्ट मिले हैं, जिन कैंडिडेट को पता है कमेंट करके बता सकते हैं। और एक प्रसिद्ध नाटक का सवाल था, तो ऑप्शन आधारित था। और मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास की बात करें जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, क्रम भूमि, गोदान है। तो इसी सवाल में गोदान का भी ऑप्शन था, वो उपन्यास से आपको नाटक का पूछा था। तो इस टाइप से आपकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पारी में पूछे गए 100 प्लस सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं, जो कि आज 14 नवंबर के यूपीएससी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना। और बाकी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर देना, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट 30% का मिलने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।